सहयोग कैसे पाएं? क्या आपको नहीं लगता कि आपका उस आइडिया में ज़्यादा विश्वास होता है जिसे आपने खुद खोजा हो, बशर्ते उस आइडिया के जो आपके चांदी की तस्तरी में पेश किया गया हो? अगर ऐसा है तो क्या दूसरों के मुंह में अपने आइडिया ठूसना गलत निर्णय नहीं है? क्या यह ज़्यादा समझदारीपूर्ण नहीं है कि आप सलाह दें और दूसरे इंसान को निष्कर्ष निकालने दें? फिलाडेल्फिया के एडोल्फ सेल्टज, जो एक ऑटोमोबाइल शोरूम में सेल्स मैनेजर हैं और मेरे कोर्स के छात्र हैं, ने अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति में पाया जहां उन्हें ऑटोमोबाइल सेल्समैन के एक हतोत्साहित और बिखरे हुए ग्रुप में उत्साह पैदा करना था। एक सेल्स मीटिंग बुलाकर उन्होंने लोगों से पूछा कि वे बताएं कि उनसे उन लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं। वे लोग जैसे जैसे बातें करते रहें, एडोल्फ बोर्ड पर उनके आइडिया लिखते रहें। तब उन्होंने उन लोगों से कहा, मैं आप सभी को वे सारे गुण दूंगा जिनकी आपको मुझसे अपेक्षा है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि मुझे भी आपसे अपेक्षा रखने का अधिकार है। जवाब तुरंत और तेजी से आने लगा। वफादारी, ईमानदारी, नेतृत्व, आशावाद, टीम वर्क, दिन भर में 8 घंटे का जोशीला काम। वह मीटिंग एक नए साहस, एक नई प्रेरणा के साथ खत्म हुई। एक सेल्स पर्सन ने दिन में 14 घंटे काम करने का प्रण लिया। मिस्टर सेल्टरज ने मुझे बताया कि सेल्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। लोगों ने मेरे साथ एक नैतिक समझौता किया, मिस्टर सेल्टरज ने कहा, और जब मैं उनसे अपना हिस्सा निभा रहा था, वे अपना हिस्सा निभाने को तैयार थे। उनकी इच्छाओं और अरमानों के बारे में उनसे बात करने का एक सही खुराक थी। किसी को अच्छा नहीं लगता कि उसे कुछ बेचा जा रहा हो या उसे कुछ करने को कहा जा रहा हो। हम यह महसूस करना चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से खरीद रहे हैं और अपने आइडिया पर खुद से काम कर रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमसे हमारी इच्छाओं, अरमानों और विचारों के बारे में बात की जाए। यूजिस वेसन का मामला लीजिए। इस सच को सीखने से पहले वे हजारों डॉलर का बिजनेस में नुकसान उठा चुके थे। मिस्टर वेसन एक स्टूडियो के लिए स्केच बनाते थे जो स्टाइलिश और टेक्सटाइल निर्माताओं के लिए डिजाइन बनाता था। मिस्टर वेसन ने न्यूयॉर्क के एक शीर्ष के स्टाइलिस्ट को 3 साल तक हर हफ्ते कॉल किया था। उसने मुझसे मिलने से कभी इनकार नहीं किया, मिस्टर वेसन ने कहा, पर उसने कभी नहीं खरीदा। उसने मेरे स्केचों को हमेशा ध्यान से देखा और कहा, नहीं वेसन, मुझे नहीं लगता हमारी सोच आज मिलती है। 150 असफलताओं के बाद वेसन ने महसूस किया कि वे पागल होने के कगार पर हैं। इसलिए उन्होंने एक शाम मानवीय व्यवहार के बारे में 1 हफ्ते तक पढ़ने का फैसला किया ताकि नए आइडिया और नए उत्साह को पैदा किया जा सके। उन्होंने नया तरीका अपनाने का फैसला किया। आर्टिस्ट के आधे बने कई स्केचों को अपनी बाह में दबाकर वे खरीदने वाले के ऑफिस पहुंच गए। मैं आपसे एक छोटी सी मदद चाहता हूं, अगर आप करना चाहें तो। उन्होंने कहा, यहाँ कुछ आधे बने स्केच हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मैं उन्हें किस तरह से पूरा करूं कि आप उनका इस्तेमाल कर सकें? खरीदने वाले ने बिना कुछ बोले उन स्केचों को काफ़ी देर तक देखा। अंत में उन्होंने कहा, वेसन, आप उन्हें कुछ दिनों तक मेरे पास छोड़ दीजिए, उसके बाद आकर देखिए। वेसन 3 दिन बाद लौटे और उसकी सलाहें ली। स्केचों को वापस स्टूडियो ले गए और उन्हें खरीदने वाले के आइडिया के हिसाब से पूरा किया। परिणाम सारे के सारे स्वीकार कर लिए गए। उसके बाद उस खरीदने वाले ने वेसन को दर्जनों और स्केच के ऑर्डर दिए जो खरीदने वाले के आइडियाज पर आधारित थे। मुझे पता चला अब तक मैं क्यों असफल रहा था, मिस्टर वेसन ने कहा। मैंने उससे वह खरीदवाना चाहता था जो मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत थी। फिर मैंने अपना तरीका बदल दिया। मैंने उससे अपने आइडिया देने को कहा। इससे उसे लगा कि वह डिज़ाइन बना रहा है और वह ऐसा कर भी रहा था। मुझे उसे कुछ बेचना नहीं पड़ा, उसने खुद खरीद लिया। दूसरे इंसान को यह महसूस कराना कि आइडिया उसका है सिर्फ बिजनेस और राजनीति में कारगर सिद्ध नहीं होता, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी कारगर सिद्ध होता है। ओक्लाहोमा के तुलसा के पॉल एम डेविस ने अपनी क्लास में बताया कि उन्होंने कैसे यह सिद्धांत आजमाया। मेरे परिवार और मैंने अब तक के सबसे अच्छे साइंटिस्ट वेकेशन ट्रिप का आनंद लिया। मेरा काफ़ी समय से गेटिसबर्ग में सिविल वार की युद्ध भूमि, फिलाडेल्फिया में इंडिपेंडेंस हॉल और अपने देश की राजधानी जैसे ऐतिहासिक जगहों को देखने का सपना था। वैली फॉर्ज, जेम्सटाउन और विलियम्सबर्ग के पुनर्स्थापित कॉलोनियल विलेज में मेरे लिस्ट में काफ़ी ऊपर थे। मार्च में मेरी पत्नी ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों में उनका प्लान पश्चिमी राज्यों, न्यू मैक्सिको के दर्शनीय स्थान, एरिजोना, कैलिफोर्निया और नवादा घूमने का है। उसे इस यात्रा की इच्छा सालों से थी।
पर हम दोनों यात्राएं नहीं कर पाए थे। मेरी बेटी एनी ने जूनियर हाई स्कूल में यूएस के इतिहास में एक कोर्स पूरा किया था और वह उन घटनाओं में काफ़ी दिलचस्पी रखने लगी थी जिन्होंने हमारे देश का विकास किया था। मैंने उससे पूछा कि क्या वह अगली छुट्टियों में उन जगहों को घूमना चाहेगी जिनके बारे में उसने सीखा था। उसने कहा कि वह ज़रूर घूमना चाहेगी। 2 दिनों बाद हम डिनर टेबल के चारों ओर बैठे थे। नैन्सी ने घोषणा की कि अगर हम सभी राजी हो जाएं तो हम गर्मी की छुट्टियां पूर्वी राज्यों में मनाएंगे और यह ट्रिप एनी को पसंद आएगी और हम सभी के लिए काफ़ी रोमांचक होगी। इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल एक एक्सरे निर्माता ने अपने उपकरण ब्रुकलिन के एक सबसे बड़े अस्पताल को बेचने में किया था। यह अस्पताल अपना निर्माण बढ़ा रहा था और इसमें अमेरिका के सबसे अच्छे एक्सरे उपकरण लगाना चाहता था। डॉक्टर एल, जो एक्सरे विभाग के इंचार्ज थे, के पास सेल्स प्रतिनिधियों की बाढ़ आ गई थी जो अपनी कंपनी के उपकरणों की तारीफ के लिए पुल बांध रहे थे। एक निर्माता थोड़ा ज़्यादा समझदार था। वह मनुष्य के स्वभाव के बारे में बाकी लोगों से ज़्यादा जानता था। उसने कुछ इस तरह का पत्र लिखा: हमारी फैक्ट्री ने हाल में एक एक्सरे उपकरणों की एक नई लाइन पूरी की है। इन मशीन की पहली शिपमेंट हमारे ऑफिस अभी अभी पहुंची है। वह संपूर्ण नहीं है, हम यह जानते हैं और हम उसे बेहतर बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमें बहुत खुशी होगी अगर आप उन्हें देख सकें और हमें वे आइडिया दे सकें जिनसे हम उन्हें आपके काम में ज़्यादा लायक बना सकें। यह जानते हुए कि आप कितने व्यस्त हैं, मुझे आपकी सुविधा के हिसाब से अपनी कार भेजने में खुशी होगी। मुझे यह पत्र पाकर खुशी हुई, डॉक्टर एल ने कहा जब वे इस घटना के बारे में क्लास में बता रहे थे। मुझे आश्चर्य और खुशी दोनों हुई। इससे पहले किसी एक्सरे निर्माता ने मुझसे सलाह नहीं मांगी थी। इससे मुझे महत्वपूर्ण होने का एहसास हुआ। उसके बाद के सप्ताह में हर रात मैं व्यस्त था, पर मैंने अपना डिनर स्थगित किया ताकि उस उपकरण को देख सकूं। उस पर मैंने जितना अध्ययन किया मुझे वह उतना ही पसंद आया। किसी ने भी मुझे यह बेचने की कोशिश नहीं की थी। मुझे लगा कि इस उपकरण को खरीदने का आइडिया मेरा था। मैं इसकी बेहतरीन क्वालिटी पर फिदा हो गया और मैंने इसे इंस्टॉल करने का आदेश दे दिया। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने अपने लेख आत्मविश्वास में कहा है, हर जीनियस काम में हम अपने ठुकराए आइडियाज देखते गए। वे एक अलग की गई विशालता के साथ हम तक वापस आते। कर्नल एडवर्ड एम हाउस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफ़ी प्रभाव रखते थे, जबकि वुडरो विल्सन का अधिकार व्हाइट हाउस में था। विल्सन गुप्त सलाहों के लिए कर्नल हाउस पर अपने कैबिनेट के सदस्यों से भी ज़्यादा निर्भर रहते थे। प्रेसिडेंट पर प्रभाव डालने में कर्नल ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? सौभाग्य से हम जानते हैं, क्योंकि आर्थर डी होडेन स्मिथ ने यह तरीका हाउस को खुद बताया था और स्मिथ ने द सैटरडे इवनिंग पोस्ट में एक लेख में हाउस का उल्लेख किया था। प्रेसिडेंट से परिचय होने के बाद हाउस ने कहा, मैंने सीखा कि उनसे किसी आइडिया को मनवाने का तरीका यह है कि उनके दिमाग में आइडिया का बीज बो दिया जाए ताकि वे खुद इसमें रुचि लेने लगे और इसके बारे में खुद सोचने लगे। पहली बार जब इसने काम किया तो यह मात्र संयोग था। मैं उनसे मिलने व्हाइट हाउस गया था और उनके सामने एक नीति रखी थी जो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन कई दिनों बाद डिनर टेबल पर मुझे उन्हें मेरे आइडिया को अपना बनाकर सुनते हुए खुशी हुई। क्या हाउस ने हस्तक्षेप करके कहा, यह आपका आइडिया नहीं है, यह मेरा है? ओह नहीं, हाउस ने ऐसा नहीं किया। उनके जैसा कुशल आदमी ऐसा नहीं कर सकता था। उन्हें परिणाम चाहिए थे। इसके लिए उन्होंने विल्सन को महसूस करने दिया कि यह आइडिया उन्हीं का है। हाउस उससे भी एक कदम आगे गए। उन्होंने उस आइडिया के लिए विल्सन को सार्वजनिक रूप से श्रेय दिया। याद रखिए कि हम जिस भी इंसान के संपर्क में आते हैं वह वुडरो विल्सन की तरह ही इंसान है, इसीलिए कर्नल हाउस का तरीका अपनाते हैं। न्यू ब्रूंसविक के सुंदर कनाडियन प्रोविंस में एक इंसान ने यह तरीका मुझ पर आजमाया और मेरा संरक्षण पा लिया। मैं उस समय न्यू ब्रूंसविक में मछली मारने और नौका विहार का प्लान कर रहा था, इसीलिए मैंने टूरिस्ट ब्यूरो को सूचना के लिए लिखा। मेरा नाम और पता मेलिंग लिस्ट में डाल दिया गया और जल्द ही मुझ पर कैंपों और गाइड से पत्रों और बुकलेट और प्रिंटेड टेस्टिमोनियल की बौछार हो गई। मैं घबरा सा गया, मुझे पता नहीं था किसे पसंद करूं। तब एक कैंप के मालिक ने एक बुद्धिमानी भरी चीज़ की। उसने मुझे न्यूयॉर्क के उन लोगों के नाम और टेलीफोन नंबर दिए जो उसके कैंप में रुके थे और उसने मुझे आमंत्रित किया कि मैं उन्हें फ़ोन करूं और खुद जान लूं कि उनके कैंप में क्या सुविधाएं हैं। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि उनमें से एक इंसान को मैं जानता था। मैंने उसे फ़ोन किया, उसके अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त की और कैंप को अपने आने की तारीख भेज दी। बाकी सारे लोग मुझे अपनी सर्विस बेचने की कोशिश पर अड़े थे, पर एक ने मुझे अपने आप को बेचने दिया। वह संगठन जीत गया।
2500 साल पहले चीन के संत लाओ त्से ने जो कहा वह आज के पाठकों के काम आ सकता है। नदियाँ और समुद्र हजारों पहाड़ों की जलधाराओं को आत्मसात करते हैं क्योंकि वे उनसे नीचे होते हैं, इसीलिए वे सारी धाराओं पर राज कर पाते हैं। इसीलिए एक संत दूसरों के ऊपर होने की इच्छा से अपने आप को उनके नीचे डाल देता है। हालांकि उनका स्थान लोगों से ऊपर होता है, पर वे लोग उसका वजन महसूस नहीं कर पाते। हालांकि उसका स्थान उनसे पहले आता है, पर वे इसका बुरा नहीं मानते। दूसरे इंसान को महसूस करने दीजिए कि ये आइडिया उन्हीं का है।